उन्नति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आजकल प्रदेश में रबी की फसलों में विभिन्न कृषि क्रियाएं चल रही हैं, जैसे खरपतवार नियंत्रण, निकाई गुड़ाई, खाद एवं उर्वरक प्रबंधन। साथियों, ये सभी क्रियाएं आप समय पर उचित ढंग से संपादित करें ताकि आपकी फसलों का अच्छा उत्पादन मिले और साथ ही आने वाले समय में आपको मुनाफा भी अधिक मिले। और आइए बात करते हैं आज आपके लिए क्या खास है। आज हम आपको दुधारू पशुओं का दुग्ध उत्पन्न बढ़ाकर आप किस प्रकार से आत्मनिर्भर बन सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार। खबरें खेती के में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। किसानों को बिजनेस शुरू करने पर मिलेगी आर्थिक सहायता। पशुपालकों को मिलेगा 1,60,000 रुपए का ऋण। रजनीगंधा की खेती कर लाभ उठाएं किसान। और कृषि वैज्ञानिकों ने विकसित की सरसों की नई किस्म। सरकार भी अब किसानों के साथ है। यदि किसान अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इसके लिए सरकार आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। केंद्र सरकार ने किसानों को समर्थ बनाने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अपना नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। गौरतलब है कि इस योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने कई तरह के कार्यक्रम शुरू किए हैं, जहां पर किसान प्रशिक्षण लेकर अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इन कार्यक्रमों में फल और सब्जी प्रसंस्करण, बेकरी उत्पाद, दूध प्रसंस्करण, वसा और तेल प्रसंस्करण, मसाला प्रसंस्करण, अनाज प्रसंस्करण, मत्स्य, सी फूड प्रसंस्करण और कुक्कुट प्रसंस्करण जैसे प्रमुख कार्यक्रम हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। देश में कृषि क्षेत्र के बाद अब पशुपालन के क्षेत्र में भी किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत पशुपालकों को 1,60,000 का ऋण भी मिलेगा। देश में पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ देने के लिए राष्ट्रीय व्यापी AHDF KCC अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इसकी शुरुआत केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने इस महीने से की है। श्री रुपाला ने कहा कि इस अभियान के तहत दूध संघों से जुड़े उन सभी पात्र डेयरी किसानों को सम्मिलित करने का प्रयास किया जाएगा जिन्हें पहले अभियान में अभी तक शामिल नहीं किया गया है। यह अभियान 15 फरवरी 2022 तक चलेगा। उन्होंने कहा कि KCC से कृषि के लिए किसान 3 लाख रुपए तक का ऋण ले सकता है, जबकि पशुपालन और मछली पालन के लिए सिर्फ 1,60,000 रुपए का ऋण मिलता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए पशुपालक अपने निकटतम बैंक शाखा पर संपर्क कर KCC बनवा सकते हैं। रजनीगंधा के फूलों का खासा महत्व है। यदि हम इसके महत्व को समझते हुए खेती करते हैं तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की बागवानी अधिकारी श्रीमती नवनीता बरुआ ने कहा कि रजनीगंधा के फूल की खेती कर किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन इसकी खेती करने से पहले कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। उन्होंने कहा कि आप किस तरह की जमीन पर खेती कर रहे हैं, वहाँ मिट्टी कैसी है, वहाँ का मौसम कैसा है, इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है। उन्होंने कहा कि फूलों के अधिक उत्पादन के लिए रजनीगंधा की अच्छी किस्मों का उपयोग करना चाहिए। इन किस्मों में एक हरा, डबल, अर्थ और धारीदार किस्म प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि
इसकी खेती के लिए दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। इसके लिए कंदों की रोपाई की जाती है, जिनकी गहराई 5 सेंटीमीटर तक होती है। वहीं ताजा फूल प्रति हेक्टेयर लगभग 100 क्विंटल प्रति वर्ष मिलने लगता है, जबकि सुगंधित द्रव्य के रूप में ककरीट 27 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक मिल सकती है, जिसमें 5 किलोग्राम शुद्ध सुगंधित द्रव्य प्राप्त होता है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने सरसों की नई किस्म विकसित की है। वैज्ञानिकों ने सरसों की नई किस्म को बिरसा भाभा मस्टर्ड 1 नाम दिया है। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्लांट ब्रीडिंग विभाग के विभागाध्यक्ष सोहन राम ने बताया कि वैज्ञानिकों ने लंबी रिसर्च के बाद सरसों की इस किस्म को तैयार किया है। यह किस्म तिलहन के क्षेत्र में क्रांति लाएगी। इसकी पैदावार प्रति हेक्टेयर 20 क्विंटल से अधिक होगी। उन्होंने बताया कि बिरसा भाभा मस्टर्ड 1 को इस तकनीक से तैयार किया गया है, जिससे इसे नमी वाली जगहों पर भी रोपा जा सकता है। इससे जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है, वहां भी इसे सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। सरसों की इस किस्म से 2 किलो बीज से 1 लीटर तक तेल निकाला जा सकेगा। उन्होंने बताया कि सरसों की इस किस्म के बीज तैयार करने के लिए किसानों को सैंपल दिए गए हैं। इसके अलावा कई अन्य बीजों का उत्पादन करने वाली कंपनियों को भी बीज तैयार करने के लिए सैंपल भेजा गया है। अगले वर्ष अप्रैल के बाद यह बीज आम किसानों के लिए बाजार में उपलब्ध होगा। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसान भाइयों, हम सब जानते हैं हमारा प्रदेश राजस्थान पशुपालन में अग्रणी राज्य है। यहाँ का हर एक किसान भाई खेती के साथ साथ सह व्यवसाय के रूप में पशुपालन अवश्य करता है, और इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि किसानों को साल भर आमदनी मिल सके। किसान भाइयों, क्या आप जानते हैं दुधारू पशुपालन करके आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, आप आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। इसकी जानकारी देने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर प्रदीप सारस्वत को। तो आइए मिलते हैं इनसे। राम राम किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे पशुपालन के जरिए आत्मनिर्भर हमारा पशुपालक कैसे बने। अब आत्मनिर्भरता के 2 मायने हैं। एक तो हम आत्मनिर्भर ही हैं क्योंकि पशुपालन के अलावा कुछ नहीं करते, नहीं वो नहीं, ये कि हम आत्मनिर्भर इसलिए हैं कि हम पशुपालन इतना अच्छा करते हैं कि हमें और कोई काम, नौकरी या व्यापार करने की आवश्यकता नहीं। हमारे सारे जायज़ खर्चे, हमारे शादी विवाह, बच्चों की पढ़ाई वगैरह सब इससे बड़े आराम से निकल जाते हैं। ऐसी ही कल्पना है एक उन्नत पशुपालक परिवार की। तो बात वहीं से शुरू करें, क्यों ये सिद्धांत की बात है, सिद्धांत कभी नहीं बदलते। पशुपालन के, बेहतर पशुपालन करने के 4 मुख्य स्तंभ होते हैं। एक, नस्ल सुधार, दूसरा पशु प्रबंधन, एनिमल मैनेजमेंट, तीसरा डिजीज़ कंट्रोल यानी बीमारियों से बचाव, और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है पशु आहार, पशुओं को क्या खाने को दें। सबसे पहले अपन अच्छी ब्रीड चयन करने को ही महत्व दें, क्योंकि आप जानते हो कि किसी भी पशु को, अगर वो कमज़ोर ब्रीड का है या उन्नत अच्छी ब्रीड का नहीं है, ब्रीड चाहे आप देसी, आजकल देसी ब्रीड खासतौर पे गायों में बहुत लोकप्रिय हो रही है। गिर हो गई, साहिवाल हो गई इलाके के हिसाब से, और भैंसें तो हमारी सदा ही, हमारी जो लोकल ब्रीड है, मुर्रा कह लो या हनुमानगढ़ गंगानगर नीली रावी कह लो, ये बहुत लोकप्रिय है। पूरे राजस्थान में मुर्रा भैंस बहुत लोकप्रिय है। और आप चाहें तो क्रॉस ब्रीड भी आप रख सकते हैं, जर्सी है, हॉल्स्टीन है, लेकिन सोचना ये होगा कि जो अच्छी नस्ल की जो जानवर है उनकी देखभाल और सेवा पानी में, जिसको खेचल कह देते हैं, उसमें और कमज़ोर ब्रीड में कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन उत्पादकता में बहुत फ़र्क होता है। और जब उनके बछड़े बछड़ी होते हैं, उनको अपन बड़ा करके बेचेंगे तो अच्छी ब्रीड का ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अच्छी नस्ल का चयन करें, कम रखें लेकिन नस्ल अच्छी रखें। दूसरा हो गया एनिमल मैनेजमेंट। इसमें पशुओं का आवास किस तरह से हो, उनको बहुत धूप नहीं लगे, सर्दी में सर्दी का बचाव हो, उनका ठाण किस तरह का हो, ठाण की सफाई कैसे हो, और सब कुछ धुआं नहीं करें, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। बहुत सारे भाई होते हैं, हमारी पशुपालक बहनें के भी आज सर्दी ज़्यादा है, धुआं कर दो,
तो धुएं से इतना बचाव नहीं होगा जितना उसके फेफड़ों में नुकसान हो जाए। ये छोटी छोटी चीज़ें पशु प्रबंधन में आती है। आज अपन आहार की बात करेंगे, या यूँ कुल मिला के बात करेंगे कि आय कैसे बढ़ाई जाए, जो आपकी आय है। अब जैसे मैंने नस्ल, अच्छी नस्ल का कहा, मैं ये नहीं कह रहा ये चारों जो स्तंभ हैं जो मैंने अभी जिक्र किया उसके परफेक्शन में ना जाए, उसके भी साथ अल्टीमेटली जो बेस्ट है वही हम करेंगे तो संभव है, वरना संभव नहीं है। ऐसा नहीं होता है। जैसे बेस्ट ब्रीड है, होंगी गाय की हिंदुस्तान में 10 बढ़िया नस्लें होंगी तो उनकी एक एक गाय वही लाए, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन जब भी चयन करें बेहतर से बेहतर का करें। पशु आहार मैं नहीं कहता एकदम से आप सब कुछ परफेक्ट हो, लेकिन धीरे धीरे बेहतरी की तरफ जाएं। मैनेजमेंट में आप ध्यान रखें। और चौथा जो है वो है बीमारी से बचाव। साथियों, जैसे होता है ना, कोई भी देखिए, एक तो इस पशुपालन को है ना शौकिया या पारंपरिक रूप से ना चलाएं कि भी हमारे बड़के भी करते थे हम भी करेंगे, नहीं। इसको जैसे एक व्यापारी अपनी कंपनी चलाता है ना, उसमें एम्प्लॉई होते हैं, उसके खर्चे होते हैं और उसकी आमदनी होती है, उसका बैलेंस बिठाता है। तो सबसे पहले वो करता है जो फालतू के खर्चे हैं उसको वो ख़त्म करता है। तो सबसे बड़ा फालतू का खर्चा क्या है? बीमारी। पशु बीमार हो जाए, एक तो उसके इलाज के पैसे लगते हैं और पशु की आम तौर पे सभी बीमारियों, दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है। एफएमडी वगैरह में तो पूरी भ्रांति वो उभर के नहीं आता, तो आर्थिक रूप से नुकसान है। तो इसलिए हमें चाहिए जो टीकाकरण उपलब्ध है, एफएमडी का है, मतलब मुंह पका खुर पका का है, गलघोटू का है, छोटे पशुओं में भी टीकाकरण होता है, एंटेरोटॉक्सीमिया क्या, वो हम टीके लगा लें। और दूसरा एक रोग होता है थनैला, उसका भी हम मैं हमेशा कहता हूँ जब भी दूध निकालें तो चारों थनों को एक बार चेक कर लें कि दूध नॉर्मल है ना, उसमें छीछड़े तो नहीं आ रहे या उसमें कोई बुरी स्मेल तो नहीं आ रही, ये अपन देख लें। तो क्या है कि इसमें थनैला रोग या मेस्टाइटिस में खास बात यह है कि जैसे रोग का पता लगे अपन तुरंत इलाज करा लें तो ठीक है, वरना वो थन चला जाता है आजकल ज़्यादातर। तो इसका हम ध्यान रखें। इस तरह के रोग हैं उनसे अपने पशुओं को बचाएं। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। मैं हमेशा कहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी जितनी भी जोत है, 5 बीघा चाहे 50 बीघा, उसमें एक हिस्सा पशुओं के हरे चारे का अवश्य रखें। फिर भी संभव नहीं हो, मान लीजिए आप सिर्फ पशुपालन ही करते हैं, खेती के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है, तो भी कोई बात नहीं। मैंने देखा बहुत सारे किसान भाई ज़्यादा ज़मीन में हरा चारा बोते हैं और उनमें कुछ क्यारियाँ वो साल भर के लिए मोल दे देते हैं ठेका सिस्टम से। तो आप ऐसी क्यारी खरीद के ऐसा बंदोबस्त भी कर सकते हैं। लेकिन खास बात यह कि पशुओं का जो हरा चारा है, हम कई बार किसान भाई मिलते हैं, पशुपालक भाई मिलते हैं, नहीं साहब हरा चारा देते हैं, लेकिन वो कहीं से खरीद के लाते हैं, वो एक दिन का पहले का काटा हुआ, एक दिन उसके यहाँ पड़ा है, तीसरे दिन अपने यहाँ शाम को पशु ने खाया। तो देखिए, जो इसमें हरे चारे में जो गुणकारी तत्व होते हैं वो 1.5 से 2 से 2.5 घंटे के बीच अधिकतम उसमें क्वांटम में रहता है, अधिकतम मात्रा में रहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो गायब हो जाते हैं। तो हम पैसा भी लगाते हैं, हम खुश भी हो जाते हैं कि हरा चारा खिला रहे हैं, लेकिन पशु को वो सब नहीं मिलता है। फिर एक चूक किसान भाई कर देते हैं कि अब इसको दूध छुड़ा दिया है तो ब्यावतार है, अब इसको ज़्यादा नहीं देना। नहीं, जब ब्यावतार पशु है, ब्याने वाला है, उसके अंदर एक बच्चा पल रहा है, तो निश्चित रूप से वो अपने अलावा एक जीव और पाल रही है। तो जब गाय हो चाहे भैंस, तो उसमें क्या करना है, एक बार हो सकता है आपको, कई पशु होते हैं ठेठ तक, अगले ब्याह तक दूध नहीं छोड़ते, अच्छी बात है, लेकिन 1-2 महीने पहले उसका दूध अपन को छोड़ना है। उसके लिए बांट एकदम बंद करना पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद उसको बांट दोबारा चालू करें अपन, ताकि उसके अंदर जो बच्चा पल रहा है वो स्वस्थ हो, उसकी हड्डियां बने, उसका पूरा अंगों का विकास हो, वो अच्छे से हो। तीसरी बात ये है कि हम कई बार ये मैंने देखा है कि कई कंपनियां, नाम किसी का कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कैल्शियम वगैरह लाल पीले नीले ऐसे बेचती है लिक्विड, और साथ में आपको ऑफ़र देते हैं। मैंने देखा कहीं बाईपास पे एक टाटा 460 टाइप रुकती है और आके उसमें लेके जाए, पशुपालक भाई लेके भी जाते हैं, भी अच्छी चीज़ें लेके जाएं, लेकिन उनके झांसे में ना आए। आप देखें कि और डॉक्टर से सलाह करें कि कितना कैल्शियम हमारे जानवर को चाहिए, कितना इसमें है। अब कई जगह तो मैंने देखा, मैंने पैकेट देखे 4 ग्राम ही है, तो 4 ग्राम नहीं, उसको 40 ग्राम चाहिए। तो ऐसे ऑफ़र से बचें। वो कोई बाल्टी दे के जा रहा है, कोई तगारी गिफ्ट में दे के जा रहा है, उनसे बचें। और पशुओं को हम 4 चीज़ें ज़रूर दें। अनाज ज़रूर दें, अनाज आप जानते हैं गेहूँ है, मक्का है, बाजरा है, ये अपन दें, इसका बांट बना के दें, दलिया टाइप बना लें। दूसरा होता है खल ज़रूर दें। खल इलाके के हिसाब से होते हैं,
जैसे अगर जयपुर में हम बिनोला खल मंगाएंगे तो महंगी पड़ेगी, गंगानगर हनुमानगढ़ है काफ़ी जहाँ कपास होती है वहाँ वो सस्ती पड़ेगी। तो इसमें अपन को थोड़ी इकोनॉमी यानी वो रेट भी देखनी है, क्योंकि अपन को तो व्यापार करना और कम पैसे लगा के ज़्यादा उत्पादकता बढ़ानी है, ज़्यादा पैसे कमाने हैं। तो इनकी बिनोला की है, मूंगफली की है, तिल की, इनकी खल आप ज़रूर दें। तो कितनी देनी है इसके बराबर के पार्ट होते हैं। जैसे 1 क्विंटल अगर अपन राशन बना रहे हैं तो करीब 30-35 किलो अनाज और 30-35 किलो ही खल अपन दें। बाकी बचा जो 30% है उसमें चापड़ और चूरी ये अपन दे दें। जो इलाके में आपके मिल रही है, गेहूं का है, चना का है, मक्के का है, इनका मिक्स करके दे दें। और उसके बाद 1 क्विंटल में करीब 1.5 किलो नमक और 2-2.5 किलो मिनरल मिक्सचर अच्छी कंपनी का, जिसमें वो आवश्यक मात्रा हो उपलब्ध, वो अपन दें। उसको मिक्स करके रखें। 1-2 चीज़ें और ध्यान में रखने की है कि गुड़ ज़रूर दें। गुड़ ऊर्जा का एक बड़ा उपलब्ध सा सोर्स होता है, तो उससे आपके जानवर की ऊर्जा का स्तर बेहतर रहेगा। तो ये जो चाट वगैरह ना आप पहले दलिया बना लें, लेकिन इसको भिगो के ना रखें, इसको सूखा खाने दें। अनाज वगैरह सूखा खाने दें, सूखा चारा भी सूखा खाने दें। हरा चारा तो खाएगी ही, तो उससे क्या, सूखा चारा खाएगा पशु तो उसके मुंह में लार बनेगी तो पाचन वो सुपाच्य रहेगा। और ये एसिडोसिस, जिसको एसिडिटी कहते हैं, एसिडोसिस वगैरह ये समस्या नहीं होती है। पाचन बेहतर होगा तो उसका उत्पादन भी बेहतर होगा। तो उसके अलावा क्या है कि इसको अपन दे। अब बात आई उसके जो हाउसिंग है उसका बाड़ा है। सबसे बड़ा नुकसान, अपन अच्छी नस्ल भी ले आए, अपन ने खान पान भी बेहतर कर दिया, लेकिन ये बाह्य परजीवी होते हैं, चींचड़ वगैरह है, ये बड़ा नुकसान करते हैं, खाया पिया लगता नहीं। और अंदर के जो कीड़े हैं उनकी कृमिनाशक, वो अपन को साल में 2 बार वो गोली दवाई देनी है डॉक्टर से सलाह करके। तो जो आप खिलाएंगे पैसे लगा के, वो पशु को बहुत ज़्यादा मात्रा में लगे, ये सुनिश्चित करना आवश्यक है। और जो पैरासाइट है, चींचड़ वगैरह है, इसके लिए आप डॉक्टर से सलाह करें। दवाई आती है, इंजेक्शन आते हैं, लेकिन उसके साथ मुझे कई पशुपालक भाई मिलते हैं कि साहब लगाया था लेकिन वो तो दोबारा चढ़ जाते हैं। संभव हो तो उसकी मिट्टी को करीब 6 से 8 इंच खोद के मिट्टी बदलें, ताज़ा मिट्टी, बालू या जो भी आप डालें। और नहीं तो साइपरमेथ्रिन या ऐसी दवाई होती है, उसके हाउस में पशु को बाहर निकाल के उसका जो बाड़ा है उसमें छिड़काव करें, ताकि वो दोबारा नहीं आए और पशु को दोबारा नुकसान नहीं पहुंचा। चौथी बात, मैंने शुरू में आपको निवेदन किया था, इसको एक कंपनी की तरह चलाएं। कंपनी में जैसे हर कर्मचारी का डेटा होता है कि भाई ये कब तो आया, कितनी इसकी तनख्वाह, कितना काम किया, टारगेट क्या है, तो वैसे ही हम हर पशु का रखें बही खाता, ये कब हीट में आई, कब उसको टीका लगवाया। अब टीके की बात में मेरे को एक और अच्छी चीज़ याद आ गई। राजस्थान में बहुत अच्छी शुरुआत हो गई है कि सेक्स सॉर्टेड सीमन अपने यहाँ उपलब्ध है, यानी जो टीका आप लगाएंगे उसमें 95% से भी ऊपर मादा बछड़ियाँ ही या मादा पाड़ियाँ ही पैदा होंगी, तो नर पशु पैदा नहीं होंगे। और इससे क्या है, हमारा वो फालतू का खर्च जो होता है नर पशुओं पे वो कम हो गया। और मादा हमको चाहिए थी, हमारे जो डेयरी के जो पशु हैं उनमें संख्या में बढ़ोतरी होगी और हमें और अधिक उत्पादन भविष्य में मिलेगा। उसके साथ इसके अलावा अपन एक काम और करें, आमदनी बढ़ानी है ना, तो जो बछड़ियां हैं अगर वो बेहतर नस्ल की हैं तो उनको अपन दूध पिलाएं। देखिए ऐसा होता है, जो बच्चे होते हैं बछड़े बछड़ियाँ, उनका 2-2.5 महीने तक जो रूमन होता है, उनका जो पेट होता है उसका विकास नहीं होता है, और विटामिन वगैरह जो उसके अंदर पैदा होने होते हैं वो शुरू नहीं होते 2-2.5 महीने तक। तो 2-2.5 महीने तक हमें 2 काम ज़रूर करने हैं। 2 से 2.5 किलो दूध सुबह शाम में उन बछड़े बछड़ी को पिलाना है, और विटामिन जो बाहर से आते हैं उनको भी उनको देना है। तब आपका पशु है, जो बछड़ी है, उसका वजन बढ़ेगा, वो जल्दी बड़ी होगी, जल्दी गर्भाधान करने लायक होएगी और जल्दी गाय बनेगी। अगर 1 साल लेट हो गई तो 1 साल में कितना घाटा हो जाएगा अपने को, ये सोचने की बात है। ये सारे के सारे जो पहलू हैं एक साथ उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ हम इसको करें तो निश्चित रूप से देर नहीं लगेगी, बहुत जल्दी आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी, आप एक संतुष्ट और उन्नत किसान होंगे। और जो सफल लोग हैं उनके संपर्क में आइए, गांव कस्बों में चलता रहता है ना, उसने डेयरी लगाई थी वो फेल हो गया, मैं कहता हूँ उसने डेयरी लगाई थी वो कामयाब भी हो गया। हमें किसको देखना है, हमें अगर फेल होना तो फेल होने की ट्यूशन लें, और कामयाब होना तो कामयाब वाले अपने मित्र के पास जाएं, उनसे पूछें। निश्चित रूप से जो कुछ गलतियां कर रहे हैं वो उसमें सुधार करके हम बेहतर से बेहतर अपनी अर्थव्यवस्था
करें। और साथ में एक और मैं रिक्वेस्ट आपसे करता हूं, एक तकरीबन बिना खर्चे का, जहां आप गाय पाल रहे हैं, भैंस पाल रहे हैं, वहां 10-20 बकरियां, एक आध बकरा भी रख ले अच्छी नस्ल का। राजस्थान में बकरी पालन बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है और ये बहुत फ़ायदे का सौदा है। बकरियों में बीमारियां कम होती है, उनके टीके उपलब्ध हैं और इनका मार्केट भी राजस्थान में उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। राजस्थान की बकरियां चाहे सिरोही हो, चाहे मारवाड़ी, चाहे जखराना, ये बहुत ही लोकप्रिय हो रही है। तो इन सब चीज़ों का समावेश करके मैं आशा करता हूँ कि आप सब उन्नत पशुपालन की तरफ अग्रसर होंगे। पशुपालन विभाग, इनके पूरे राजस्थान में जितना नेटवर्क है, पशु चिकित्सालय, इनकी लैब्स, इनके ट्रेनिंग सेंटर, ये सब आपके साथ हैं। बस ज़रूरत है आप और हम हाथ मिलाएं और आगे बढ़ें और हम एक उन्नत पशुपालन की जो नींव है राजस्थान में रखें, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे काम आए। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमेशा आपको खेती एवं खेती से जुड़ी हुई जानकारी देते हैं और इसके पीछे जो हमारा मकसद होता है वो यही होता है कि किसानों की आमदनी किस प्रकार से बढ़े। इस कार्यक्रम में आप अपने सुझाव भी प्रेषित कर सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल ID है krishidarshanjaipur@gmail.com। किसान भाइयों, आज बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत।